जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक मुलाकात। और एक मुलाकात में जैसे हम आपको आ, जो हमारी कम्युनिटी की फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनका तारुफ करवाते हैं, उनसे हम आपको मुखातिब करवाते हैं और उनकी जिंदगी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, काफी कुछ सीखते हैं। तो इसी सिलसिले में जो आज की हमारी पर्सनैलिटी है वो बेहद खास हैं और ये काफी फेमस हैं। हो सकता है कि ब्लाइंड कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इन्हें नहीं जानते हैं अभी, लेकिन इनकी जो कला है, इनका जो प्रोफेशन है वो एक बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। और ये काफी प्रोजेक्ट आजकल रन कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। इनका एक प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं जो अभी रिसेंटली इन्होंने करवाया था, मिस प्रिंसेस कॉन्टेस्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, वो काफी चर्चा में रहा, काफी सुर्खियां मिली, काफी मीडिया में रहा। तो हमारे साथ जो आज की पर्सनैलिटी है वो है डॉक्टर समीर मंसूरी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर समीर मंसूरी आज हमारे साथ है। हम इनसे बातें करेंगे इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में हमें आप बताएं। आपका जो मातृभूमि है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में बताएं। मेरी पैदाइश अहमदाबाद से है, गुजरात। और मैं बोर्न ब्लाइंड हूं और उसके बाद मैंने मतलब अहमदाबाद में ही जो है मेरा 10th और 12th किया। इवन ग्रेजुएशन भी अहमदाबाद से ही किया मैंने। और जब जहां तक के इस प्रैक्टिस का ताल्लुक है तो खास करके इन मामलात में अभी तक जो है ज्यादातर कोई विजुअली इम्पैक्ट, कोई ब्लाइंड जो है नहीं है जी। तो एक्चुअली किसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद जो है कुछ घर में ऐसे थोड़ी सी खटपट हो गई थी, तो हमने अपना घर छोड़ दिया। अब इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन करने के बाद जो है एक ब्लाइंड तो यही सोचता है कि मैं एक टीचर बन जाऊंगा, लेक्चरर बन जाऊंगा, वॉट एवर इट इज, है ना। अब हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क ये हो गया था कि हम मतलब क्या करेंगे। घर छोड़ दिया, मुंबई और मतलब बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हर जगह जो है कोशिश की कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अब मतलब हमें जब ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ा कि हम मतलब गुजरात से हैं और ट्यूशन देना है, तो मुंबई में मराठी है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, बेंगलोर में कन्नड़ है। तो मतलब अगर हम चाहें तो भी किसी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो काफी सारे लोग मिले ऐसे कि भाई जो है आप क्या कर सकते हो। आप मतलब अगर कुछ अपने बारे में ऐसा कुछ बताओ कि मैं ये कर सकता हूं तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम पढ़ते थे उस जमाने में काफी लोग ऐसे थे कि जो फिजियोथेरापी करते थे अहमदाबाद में भी, और मतलब वो जो है कुछ पॉकेट मनी के लिए और अपने जो है मतलब रोजगार के लिए मसाज वगैरह किया करते थे। तो भाई हमें ये ख्याल आया कि भाई एक काम करते हैं, ट्राई ये कर लेते हैं, किसी एकाध इंसान को ये बोल देते हैं कि मैं मसाज जानता हूं, भले नहीं जानते हैं। तो मसाज जो है मतलब दूसरे ब्लाइंड्स करते थे, हमने वैसे किया नहीं था। फादर की सेवा जरूर करते थे, तो कुछ जो है करना पड़ेगा लाइफ में, तो क्यों नहीं मसाज ही कर ले। तो ये टोल के भाई एक काम करो, मुझे करके दिखा दो। जब उसको करके दिखाया तो भाई हमने तो भाई उसको सीधा उल्टा जिस तरह से लेटाना थे लेटा के जो है ना दर्द दिया ऊपर से नीचे तक। उसको जो है पसंद आ गया। और तब से जो सिलसिला मसाज का किया हमने एक आध साल तक, तो
सुबह 6 बजे से शुरू होती थी हमारी दिनचर्या, तो रात में 12 बजे तक 10-12 मसाज कर लेते थे। अब ऐसा हुआ कि मतलब मसाज करते करते किसी ने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसे इंसान से जिनकी एज थी 89 इयर्स, और उनको मतलब कुछ पैरों में स्टीफनेस था, नी में पेन था थोड़ा बहुत, और जब उनका मसाज किया तो उनको इम्प्रूवमेंट आया। इम्प्रूवमेंट आने के साथ जब 1 हफ्ते 10 दिन का जो है सिलसिला खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे हाथ जो है मसाज के लिए नहीं बने हुए हैं। मैं आयुर्वेद और यूनानी जानता हूं, मैं तुमको सिखाऊंगा कि मतलब ये पल्स रीड कैसे करते हैं, और आयुर्वेदिक मतलब जो सप्लीमेंट्स हैं वो सारे तुमको सिखाऊंगा। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान तो सठिया गया है, मतलब कोई ब्लाइंड ये काम कैसे कर सकता है। लेकिन उनका प्यार देख करके मैंने थोड़ा बहुत वक्त उनको देना शुरू किया, और महीने 3 महीने में मुझे रियलाइज हुआ कि इन मामलात में हमें मतलब समझ लो कि अगर ये पता चले कि बीमारी होने की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, और उसको क्योर करने के लिए अगर आपको परफेक्टली कॉम्बिनेशंस पता है हर्ब्स के, एक फार्मूला बनता है, मतलब 10, 12, 15, 20, 22 जो हर्ब्स होते हैं उसको मिलाते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है जो सप्लीमेंट जो है ना लोगों को फायदा करता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर आप ये जानते हो कि कौन सा हर्ब क्या इस्तेमाल में आता है, और आप अगर कॉज अगर पकड़ सकते हो बीमारी का, तो उसमें आंख की नहीं दिमाग की जरूरत है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि ब्लाइंड का विजन जो है आम लोगों के मुकाबले में माशाल्लाह ज्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि हमें कोई झांक ताक तो करने का मामला होता नहीं है। हम लोग तो अपने माइंड से किसी भी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देख ही नहीं सकते आप। तो नॉर्मल इंसान का कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारा नहीं होता है। बेसिकली आपने जो आयुर्वेद का प्रोफेशन था, ये मसाज करते करते आपको एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने आपको सिखाया। तो मैं थोड़ा सा लिसनर्स को बता दूं कि ये डॉक्टर साहब वाहिद इंसान हैं जो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, और बॉलीवुड में छाए हुए हैं। तमाम एक्टर्स का ये इलाज करते हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे सुभाष घई डायरेक्टर क्यों ना हो, और चाहे ऋतिक रोशन साहब हो। और साथ ही साथ ये एक ब्लाइंड्स ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है, जिसके अंतर्गत ये नए प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट मिस प्रिंसेस कॉन्टेस्ट का पहला राउंड खत्म हुआ है और दूसरा राउंड बहुत जल्द होगा। हाल इसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो बात हुई आपके डॉक्टर बनने की, लेकिन बचपन में जब आप ब्लाइंड हुए, जब आपको पता लगा, किस तरह के चैलेंजेस आपको स्टडी में आए, और फैमिली का क्या रिएक्शन था? स्टडी उस टाइम पे ग्रेजुएशन आपने की तो आपको चैलेंजेस आए होंगे, वो किस तरह के चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो 90% ब्लाइंड्स को आते हैं, क्योंकि जनरली जब ब्लाइंड बच्चा पैदा होता है घर में, तो जनरली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बस ये जो है मतलब हमें इसको जिंदगी भर पालना है, ये कुछ नहीं कर सकता है। मुकाबले में हमारे और बच्चों के ये जो है मतलब समझ लीजिए कि कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, और उस हिसाब से मतलब समझ लो कि जो है हमारी देखभाल तो हुई, लेकिन मतलब एक जो मतलब सोच होती है पेरेंट्स की, जनरली एक बच्चा पैदा होने के बाद जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे कुछ होप्स होते थे, तो हमारे लिए उनको कोई होप्स नहीं थे। तो मतलब समझ लो कि उस हिसाब से काफी चैलेंजेस तो रहे, और ऑफ कोर्स थोड़ा सपोर्ट जो है कम ही रहता है। स्टडी में फिर किस तरह आपका स्कूल में स्टडी के लिए किसने एजुकेट किया आपके पेरेंट्स को, और स्कूल में क्या आपको जल्दी से ले लिया? आपकी स्टडी इंक्लूसिव थी या स्पेशल स्कूल में थी? नहीं, अहमदाबाद बड़ा शहर रहने से जो है मैं मतलब 5 साल की उम्र से ही जो है मतलब ब्लाइंड स्कूल में था, और स्टडी के लिए किसी ने एनकरेज नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि मैं बचपन से ही मुझे ऐसा था कि जो है पढ़ाई करना है।
मैं अगर जो है फर्स्ट के बाद अगर कभी सेकंड आ जाता मेरा, तो मतलब जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो मतलब उन मामलात में मैंने खुद मेहनत की है, खुद और अल्लाह का सपोर्ट। तो मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाता था, लेकिन जो भी है आपने अपनी हिम्मत नहीं की, आपको कुछ चैलेंजेस भी थे, तो ब्लाइंड स्कूल में आपने अपनी स्टडी शुरू की थी। तो इसका मतलब आप जल्दी ही टच में आ गए थे ब्लाइंड लोगों के। हाँ, ऐसा था कि भाई जो ब्लाइंड टीचर्स जो होते थे वो तो ब्रेल भी बराबर नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन हम एक बार जो है कोई टॉपिक समझ लेते थे तो कभी कभी टीचर को भी समझाते थे कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। तो उसके बाद जब आपने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फैमिली को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ आप में? कॉन्फिडेंस क्या आएगा जब तक कि आप पैसा नहीं कमाते हो ना, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, और बहुत फ्रैंकली आप बता रहे हैं। जेब में जो है माल है। डॉक्टर साहब, ग्रेजुएशन के बाद आपने सरकारी नौकरी क्यों नहीं ट्राई की? आपने फिजियोथेरेपी या आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये किस तरह से आपका ये सिलसिला चला? सरकारी नौकरी का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन के करीब करीब से जो है घर में कुछ तनाव था, और जो है ऐसे ही मतलब शुरू से थोड़ा अवॉइड होते होते तंग आ चुके थे, और घर बार जब छोड़ दिया तो सरकारी नौकरी का सवाल नहीं था। पता ही नहीं था कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। ये तो ऊपर वाले की एक तरकीब होती है कि इंसान के नसीब में होता है, और मतलब नसीब ले जाता है, आपको बना देता है, ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है ना ये करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, व्हाटएवर इट इज। तो डॉक्टर साहब, अब जब आपने ये आपको सिखाया गया आयुर्वेद, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उसके बाद एक बड़ा चैलेंज रहता है कि किस तरह से लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि भाई हम भी अच्छे से पल्स रीडिंग कर सकते हैं। बेशक उनको पल्स रीडिंग में आंखों का कोई काम नहीं रहता, लेकिन बावजूद उसके लोगों को कन्विंस करना और फिर बॉलीवुड तक पहुंचना, एक ऐसे माशरे तक पहुंचना जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। ये सफर आपका किस तरह से चला? एक्चुअली मेरा मतलब मुंबई जाना आना 2003 से जैसे मतलब मैंने शुरू किया, और जिस तरह से मतलब इंसान का होता है कि भाई जो है एक नए शहर में जाओ, धीरे 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 धीरे, जैसे मुझे सबसे पहले इंडस्ट्री का एक इंसान मिला जिसका नाम है देश गौतम। तो उनको अस्थमा था, अस्थमा ठीक हुआ तो उन्होंने एक कैमरामैन थे जो अब नहीं रहे, अशोक मेहता, उनको मिला दिया। उनको कुछ फायदा हुआ, उन्होंने सुभाष घई को मिला दिया, सुभाष घई ने विवेक ओबरॉय को मिला दिया। ऐसे होते 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 मतलब मामला डेवलप होते गया। लेकिन मुझे इन मामलात में जब कम्युनिकेशन का जहां तक मामला है नॉर्मल सोसाइटी से, बॉलीवुड से, मुझे किसी ने ब्लाइंड नहीं समझा है, बल्कि मेरी बात जो है लोगों ने मानी है, कन्विंस हुए हैं, इवन एक्सेप्ट किया है कि हम ठीक हो चुके हैं। और अभी आपको एक खास बात बता देते हैं, पिछले 2 साल जो मैंने ये आयुर्वेद प्रैक्टिस के अलावा मतलब कुछ रिसर्च किए हैं, जो खास करके फेस और मतलब हेयर्स के लिए, तो उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल। तो एक था कि भाई मुझे अपने एनजीओ से रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज करनी थी। तो ये जो है बेसिकली जो पल्स रीड करके जो सप्लीमेंट्स देने वाला जो मामला है, उसमें मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहता था, कोई काम नहीं कर पाता था। जैसे किसी को अगर जो है आपका कोर्स चल रहा है तो हर 15 दिन में देखो तो एक जगह से हट नहीं सकते थे हम। तो मैंने रिसर्च किया कि फेस के लिए हमारे पास एक 10 दिन का ट्रीटमेंट है। अभी मतलब मैं प्रोडक्ट खुद बनाता हूँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई हर्ब्स वगैरह मिला करके। तो ये 10 दिन के ट्रीटमेंट में एक तो विदाउट बोटॉक्स इंजेक्शन फेस लिफ्ट हो जाता है। अगर समझ लीजिए कि किसी की 50 साल उम्र है तो इंशाल्लाह ये 10 दिन के बाद जो है फेस जो है 30 साल की उम्र में जितना लिफ्टेड था उतना लिफ्ट हो जाता है। प्लस डार्क सर्कल्स, ब्लैक मार्क्स और किसी भी तरह के हेयरलाइंस और स्कार्स, ये सब जो है क्लियर होने के साथ चेहरे पे जो ग्लो आता है लगभग 1 साल तक इंशाल्लाह वो ग्लो जो है मेंटेन रहता है। और ये
एक मिरेकल है, नया प्रोडक्ट है मार्केट में, जो मतलब कोई भी आप ब्रांडेड कोई भी फेशियल करोगे तो उसका इफेक्ट जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रहेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 10 दिन का जो ट्रीटमेंट है, इससे जो फेस लिफ्ट होने के साथ साथ और प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ इससे जो चमक आएगी, जो शाइनिंग आएगी, वो आपको 1 साल तक मेंटेन रहेगी। तो अभी मैं जो है ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पे ज्यादा मतलब काम कर रहा हूँ, तो मतलब उसमें और ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है। बिल्कुल, हम इस पे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैंने जैसे पूछा कि आपसे पहले भी बॉलीवुड तक आपने बताया कि एक बंदे से राब्ता हुआ, फिर आगे आगे चेन बनती रही। कन्विंस करना लोगों को कितना मुश्किल रहता है, और ये इस प्रोफेशन में आपको लगता है कि ब्लाइंड इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनाना। और एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं जानना चाहता हूँ, क्या लोगों ने कभी ये सवाल आपसे किया कि आप तो खुद आरपी के पेशेंट हैं, आप इस पे क्यों नहीं कुछ करते? क्या इसके ऊपर कुछ? हाँ, इस पे सवाल हुआ है, लेकिन आरपी का जब तक के मामला है तो मुझे क्वेश्चन हुए, तो मैंने बताया कि देखिए ये क्या है कि ब्रेन में जो मतलब जो नर्व्स हैं, अगर समझ लीजिए कि आपका रेटिना डेड है, राइट, तो मतलब समझ लो फ्लैश नहीं आ सकता है। जैसे कैमरा है, अगर उसमें आपने जो बैटरी डाली है, जो शेल डाले हैं, अगर वो वीक हो चुके हैं तो फ्लैश नहीं आता है। फ्लैश नहीं आएगा तो फोटो नहीं आएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि जो नर्व आपकी ऑलरेडी जो है डेड है, तो आपके रेटिना को करंट ही नहीं मिलेगा तो कैसे फ्लैश आएगा? तो वो मैन्युफैक्चरिंग मैटर है, वो पहले से ही जो है अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा कामयाबी अभी तक किसी को नहीं मिली है। मुझे कुछ केसेस में कामयाबी मिली थी, 1-2 केसेस में, लेकिन वो मतलब समझ लो कि जो है बाद में जिनको प्रॉब्लम आया है, जैसे एक लेडी थी मेरे पास 2006 में, जिसका विजन 100% चला गया था, लेकिन वो फुल्ली साइटेड थी। तो हमने 6 महीना कोशिश की थी, उसका 70% विजन मतलब वापस आया था और वो मीडिया में छपा भी था। लेकिन होता क्या है कि इन सब चीजों में हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होता। लोग जो है 6 महीने 8 महीने 12 महीने तक कन्विंस होकर के रेगुलरली सप्लीमेंट्स अगर नहीं लेंगे और उनको कुछ थेरापीज नहीं दिए जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और लोग जो है रिसर्च के टाइम पे आपको फ्री करना पड़ेगा, और फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इतने लॉन्ग टर्म तक लोग जो है ना सप्लीमेंट्स लेते नहीं है, उस वजह से वो रिसर्च कामयाब नहीं हो पाया है। तो मैंने छोड़ दिया है अभी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जो इसकी अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ी महंगी होती है, सबके बस का नहीं होता अफोर्ड करना, आपके इंटरनेशनल कस्टमर भी हैं, तो फिर किस तरह से आप मार्केटिंग करते हैं? कहाँ, अगर आम जो लिसनर्स अभी सुन रहे हैं उनको आपसे राब्ता कायम करना हो तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मेरे क्लाइंट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो है मेरे पास जब कोई आता है तो ये कह के आता है कि जिनके पास आपको ले जा रहे हैं वो मतलब इलाज तो आपका कर देंगे, आपका फेस मतलब आप अनएक्सपेक्टेड आपके लिए होगा कि आपका फेस जो अभी आप जैसे कोई भी क्लाइंट बोलता है कि मेरा फेस देखो। हमारे पास एक अभी रूपा द्विवेदिया जो कुसुम में थी, वो आई थी, जिसकी एज है 54। अब 54 की एज में उसको 30 इयर्स की एक जो है ना मतलब जिसने कंप्लीट किया था, नौशीन, उसने पूछा कि आपका फेस तो मेरे से ज्यादा बेटर लग रहा है। तो उसने बताया कि मैंने ये इलाज करवाया है। तो मतलब क्या होता है कि लोग पहले से ही मेरे बारे में बता देते हैं कि इलाज आपका हो जाएगा, चाहे बीमारी हो या ये हो, लेकिन ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो मुझे उसके बारे में टेंशन नहीं रहता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आते हैं लोग। तो इसका थोड़ा बहुत कंसेशन होता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, या सबके लिए सेम रहता है, नो पार्शियलिटी? विजुअली इम्पेयर्ड अगर रेगुलर मेडिसिन लेकर के अगर ठीक होना चाहे तो मैंने कभी किसी विजुअली इम्पेयर्ड को चार्ज ही नहीं किया है भाई। तो जब इतने एक्टिविटीज करेंगे क्लाइंट्स के लिए तो डेफिनेटली अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड मेरे पास आ जाएगा तो मैं उनको कैसे चार्ज कर सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताएं। ब्लाइंड्स ड्रीम, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, जब ऊपर वाले ने मुझे मतलब एक चांस दिया लाइफ में, मैंने सोचा था कि मैं क्या कर पाऊंगा, और आज माशाल्लाह इस स्टेज पे हूं, तो मैंने सोचा
मैं जब बचपन से ब्लाइंड सोसाइटी के साथ रहा हूँ और डेफिनेटली हमें अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये मतलब नाम डिसाइड किया, ब्लाइंड्स ड्रीम। जनरली क्या होता है कि जितनी भी एनजीओज हैं हमारे, वो गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से स्टडीज ये वो हर चीज में सपोर्ट करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसे काम कर लूंगा, जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट किया था हमने जिसमें 55 ब्लाइंड गर्ल्स को हम अहमदाबाद से मुंबई लाए थे, उनको वेसल वर्ल्ड दिखाया। और हमारा जब इस्कॉन में उनका जहां पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वरुण धवन, तारक मेहता की पूरी टीम और काफी एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे। तो वरुण के साथ मतलब उसका जो बर्थडे था ब्लाइंड्स के साथ उसने सेलिब्रेट किया था, यूट्यूब पे है वीडियो उसका। तो उसके बाद मतलब ये सोचो कि हर किसी की एक ख्वाहिश होती है फ्लाई करने की, नॉर्मल इंसान की अगर हो सकती है तो ब्लाइंड की क्यों नहीं। तो हमने एक पिकनिक मतलब ऑर्गेनाइज की। उसके बाद ये जो आप मतलब प्रिंसेस इंडिया की बात कर रहे हो, तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि मिस इंडिया नॉर्मल जो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के लिए होता है, तो ब्लाइंड्स के लिए क्यों नहीं। इससे ब्लाइंड जो है ना मोटिवेट होंगे और डेफिनेटली जो है ना सब एक दूसरे से मिलेंगे और उसके साथ जो है ना कुछ जो है ना उससे डेवलपमेंट ही होगा और ब्लाइंड्स को भी जो है ना मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी किया जा सकता है। तो मतलब इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। यूनिक प्रोजेक्ट चूज करते हैं आप, जब भी करते हैं कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं। तो ये बचपन से ही था सर आपके जहन में कि जो भी करना मुझे मुख्तलिफ ही करना है? हाँ बिल्कुल, मुझे मतलब जो है इवन मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपने एनजीओ को लेकर के, हर काम को लेकर के जो है मैं हमेशा मतलब यही सोचता हूँ कि मैं जो करूँ बिल्कुल डिफरेंट करूँ। तो ये आप नैब इंडिया के साथ मिलके कर रहे हैं? हाँ, ये तो अभी नैब इंडिया के साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट किया है हमने। इवन मैं ये सोचता हूँ कि हम अगर किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो हमारा ड्रेसिंग जो है ना सबसे डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपके शौक क्या है? देखिए, म्यूजिक है, ट्रैवलिंग है, इवन कपड़े, जूते, हर चीज जो है अपनी डिफरेंट होनी चाहिए। इवन मैं मार्केट से जो है जो भी कलेक्शन करता हूँ अपने लिए बिल्कुल डिफरेंट। इवन मैं अपने मतलब खुद के लिए परफ्यूम्स भी खुद जो है तैयार करता हूँ। मतलब कुछ मतलब ऐसी चीजें कि जो मतलब दूसरों के पास जो है कम से कम नजर आए और जो हमारे पास हो लगभग दूसरों के पास ना हो, ऐसी सोच पहले से रही है। अच्छा, चलो गुड है। तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं क्या वो ऑनलाइन कस्टमर खरीद सकते हैं? आपने कोई वेबसाइट डेवलप की है जहां आपके स्टोर से ही मिलेंगे? और आपका स्टोर कहाँ है? किस तरह से आपके प्रोडक्ट को लिया जा सकता है? नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली मार्केट में हम सेल नहीं करते हैं। हमने सेंटर बनाए हैं जिसमें मतलब आपको आना पड़ेगा और जैसे फेस ट्रीटमेंट है तो आपको जो है डे 1 से पहले आपका फेस क्या था, फर्स्ट डे के ट्रीटमेंट के बाद क्या है, सेकंड डे के बाद क्या है, फोटोग्राफी से कंपेयर करते हुए आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और हमने मुंबई में एक जुहू में सेंटर स्टार्ट किया है, एक वर्ली में नैब इंडिया के साथ किया है, जिसमें हम पार्शली जो ब्लाइंड गर्ल्स हैं उनको ट्रेन करना सोच रहे हैं कि जो है इस ट्रीटमेंट को सिखाया जाए और उनको एम्प्लॉय किया जाए। और उसके बाद जो है कुछ 2-3 अब्रॉड में स्टार्ट करना है, फॉरेन कंट्रीज में कुछ 2-3 सेंटर्स हो जाए। नहीं, तो जैसे आपने बताया कि आप अपने परफ्यूम भी बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए बनाते हैं या सबके लिए? नहीं, तो मैं अपने लिए बनाता हूँ बस। मुझे मतलब अपने लिए डिफरेंट जो है ना कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, तो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कितना करता भाई? जी जी। तो अभी आपने कहा कि आप फीमेल्स ढूंढ रहे हैं पार्शियल ब्लाइंड। तो अगर कोई देख रहे हैं या कुछ लिसनर्स, अगर आप यहाँ इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो डॉक्टर समीर मंसूरी साहब के साथ आप राब्ता कायम कर सकते हैं। और आप अपनी ईमेल अगर लिसनर्स के साथ बांट दें तो बहुत मेहरबानी होगी ताकि लोग बेनिफिट ले सकें। बिल्कुल, मेरा मेल आईडी है gandhiji500@yahoo.com and gmail.com। एक बार स्पेल भी कर दीजिए प्लीज। gandhiji500@yahoo.com and gmail.com, दोनों भी है।
जी, तो लिसनर्स आप समीर साहब से राब्ता कायम कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं आगे जानूं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि अभी भी जो आपने बताया कि ब्लाइंड को आप चार्ज नहीं करते हैं, तो हम्म। क्या अभी भी ये कंटिन्यूड है? आप अपने ब्लाइंड्स ड्रीम के अंडर इसको करते हैं? अगर अभी आपको कोई ब्लाइंड कांटेक्ट करे, डिपेंड करता हम्म। है उसकी अफोर्डेबिलिटी पे, या ये आपने रखा है सबके लिए, ब्लाइंड के लिए आप फ्री करेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जहां तक के ब्लाइंड्स का मामला है, हम्म। तो मतलब उनको चार्ज करने का मन ही नहीं करता है यार, चाहे वो अफोर्डेबल हो या ना हो। नहीं, अब तो बहुत सारे एम्प्लॉयड, आप बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे ओहदों पर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो चार्ज ये एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है जब ऐसे ही, मतलब आपकी ये कैसे हम इसको समझे? भाई देखिए, क्या है कि आप इसको ये समझिए कि मतलब एक खुशी होती है अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करने में, बाकी तो कमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शौक अपने बताया, अब ये बताएं कि थोड़ा सा फिर हम ब्लाइंड कम्युनिटी की ओर आते हैं, तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में और उस टाइम पे जब आप स्टडी करते थे, अगर कुछ बदला है तो क्या बदला है? आपको लगता है कोई तब्दीली आई है? मेरे हिसाब से जो है कुछ मतलब टच स्क्रीन मोबाइल कंप्यूटर ये वो सब डेवलप तो हुआ है, लेकिन जो एक्चुअली जो चेंज आना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग उतना चेंज नहीं आया है अभी भी। मतलब काफी चेंजेस किस तरह के चेंज की बात कर रहे हैं आप, जो नहीं आपको अभी एटीट्यूड चेंज नहीं आया अभी? एटीट्यूड थोड़ा सा जो है, ब्लाइंड्स की जो कमियां रहे हैं पर्सनालिटी वाइज, ड्रेसिंग सेंस, और जो मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि हमारे वक्त के जो लोग थे और आज न्यू जनरेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो मुझे अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है लोगों को देख करके। और मतलब समझ लो कि उसकी वजह यही है कि खास करके ब्लाइंड्स को मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है ना, खास करके ध्यान देना चाहिए। तो क्या होता है, नॉर्मल सोसाइटी के साथ जहां तक के ताल्लुक है, आपने मुझे सवाल किया था कन्विंस जो आप करते हो लोगों को, राइट? जी। तो मतलब आपसे तभी कोई कन्विंस हो सकता है कि आप प्रेजेंटेबल हो, जो दिखता है वो बिकता हम्म। है ना? बिल्कुल। तो एक तो ये है, और दूसरा अभी और काफी अपॉर्चुनिटीज जो है ब्लाइंड्स के लिए जो है पैदा होने चाहिए। जैसे डेफिनेटली कुछ कुछ लोग जो है मतलब लाइफ में अचीव कर गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अभी भी जो है ना टीचर्स और लेक्चरर्स और उस तरह के लोग ज्यादा हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अभी भी जो है ना बहुत मतलब जो है कामयाबी की जरूरत है। और मतलब नॉर्मल सोसाइटी के साथ जो है, मैं एनजीओ हमारा जो ब्लाइंड्स ड्रीम है, तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं कोशिश ये करना चाहता हूं कि ब्लाइंड्स जो है नॉर्मल सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला करके चले। और मैं ये मानता हूं कि एक्चुअली ब्लाइंड्स को अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले ना, तो ब्लाइंड्स का विजन नॉर्मल लोगों के मुकाबले में ज्यादा जो है इफेक्टिव और परफेक्ट होता है। बल्कि ब्लाइंड्स जो है ना नॉर्मल सोसाइटी के लिए फायदावर साबित हो सकते हैं अगर वो जो है लाइफ में उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। जी, तो आने वाले टाइम पे क्या कुछ प्लानिंग है ब्लाइंड्स ड्रीम की कि कोई पर्सनैलिटी सेंटर खोला जाए ऐप के साथ मिलके या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके? हाँ, ये मतलब मैं सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ बल्कि इसको कैसे अमल में लाया जाए, क्योंकि इसकी एक तो बहुत जरूरत है, और दूसरे ऐसे कुछ नए कॉन्सेप्ट आगे जो है ना सोचे जाएंगे जो मतलब ब्लाइंड्स को जो है ना और प्रमोट करे, डेवलप करे। और मतलब कोशिश तो रहेगी, देखिए जब तक के मतलब जिंदगी है तब तक लगे हुए हैं। तो जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताएं कि आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की 2007 में, तो बहुत सारे हम्म। इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी और आपके मित्र भी काफी थे,
तो आपने किसी और की ऑर्गेनाइजेशन जाने के बजाय अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर सोचा और यूनिक प्रोजेक्ट्स को लेकर चले। तो आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुलव्विस क्यों नहीं हुए? तो इसके कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए क्या है कि मैं किसी के साथ जो है इसलिए नहीं जुड़ा हूँ कि मैं बाय बोर्न ब्लाइंड हूँ। मैं जनरली ब्लाइंड सोर्स से लेकर के मैं जो देखते आया हूँ, जहां तक के एनजीओ के साथ मैंने देखा है, ग्रोथ मतलब जो है कम होने की वजह ये भी है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। लोग एक नहीं हो पाते हैं, उस वजह से जो है मतलब शायद ग्रोथ जो है 100% नहीं हो पाता है। तो मतलब अगर समझ लो कि मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो बस वही एक दूसरे की जो है ना टांग खिंचाई के चक्कर में मैं भी आ जाऊंगा, और पॉलिटिक्स जो है ना अगर समझ लो अच्छे काम पुण्य के काम करने हैं उसमें काहे की पॉलिटिक्स भाई। तो उस वजह से मैंने सोचा कि जो है एनजीओ अगर जो है अगर मैं अपना जो है अगर एस्टेब्लिश करूं, अगर रजिस्टर्ड करूं, तो डेफिनेटली जो है मैं ऐसे काम कर पाऊंगा कि जो उसका फायदा डायरेक्ट ब्लाइंड को पहुंचे। जनरली क्या था कि जब मैंने ये पिकनिक प्लान की थी फ्लाइट्स की, तो मुझे काफी ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे ब्लाइंड्स के एनजीओज हैं, उन्होंने कहा था कि इससे क्या फायदा होगा, आप जो है ना हमें डोनेशन दे दो। तो हमने पूछा कि वो तो आप हमेशा सालों से ले ही रहे हो, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट कम से कम जो है ब्लाइंड्स को जो है हैप्पीनेस तो दे पाएंगे, इसका फायदा डायरेक्ट ब्लाइंड को होगा। तो यहाँ लिसनर्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं डॉक्टर साहब के बारे में। जहां तक मेरी नॉलेज काम करती है और जब से मैं कम्युनिटी में काम कर रहा हूं, डॉक्टर समीर मंसूरी इकलौते ऐसे इंसान हैं ब्लाइंड कम्युनिटी में करवाया और तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्लाइट टिकट दी आने जाने की। तो एक डिग्निटी, जैसे इन्होंने ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्हें अमली जामा भी पहनाते हैं। तो यहां पर मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, तो मुझे ये काफी लोगों से डॉक्टर साहब मैंने बात की है प्रिंसेस कॉन्टेक्स्ट के बाद, और लोग बहुत मुतमईन है आपकी इस एफर्ट से, और हेड्स ऑफ टू यू। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को सीखना चाहिए आपसे कि आप थोड़ा कर लें लेकिन स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, और अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन इनके नक्शे कदम पे चलें तो बहुत कुछ हम इंप्रूव कर सकते हैं। थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं तो बहुत एक इंप्रेशन आता है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। हाँ, तो मतलब जब तक के जो है मतलब डेवलपमेंट की बात है, अगर कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट अगर जो है ना अगर शुरू करना है, तो मतलब ज्यादातर जो है मतलब कोई चाहता है, कोई कुछ और चाहता है। तो पॉलिटिक्स जो है मैंने देखा है कि शायद राजनीति में जो है ना हमारे एनजीओ के मुकाबले में कम पॉलिटिक्स है। तो उस वजह से मतलब जो है एक्चुअल जो चीजें होनी चाहिए ब्लाइंड्स के लिए नहीं हो पाती है। तो मेरे पास तो मतलब 2 साइटेड है, मैं अकेला हूँ जो मतलब समझ लो हैंडल करता हूँ, और जो और 2 मेरे डायरेक्टर है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मतलब कभी भी जो है कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने अभी तक के जो है अपने एनजीओ के लिए कोई फंडरेज नहीं किया है, किसी का 1 रुपया अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हमने जो कमाया उसका 50% प्रॉफिट डाल के हमने आज तक के एक्टिविटीज किए हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए चैरिटी बिगिंस होम। जब आप जो है भलाई की बात करोगे, किसी के लिए कुछ करने की बात करते हो और सोसाइटी से अगर जो है कुछ चाहते हो, तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, अपने जेब से डालना पड़ेगा। और इंसान जो है ना वही है कि अपनी जेब से जो है अगर खर्च करके अगर कोई इंसान लाइफ में कुछ करता है, तभी जाके वो मतलब सही मानों में जो है ये परफेक्टली मतलब मामला जो है ना आप कर पाते हो। तो जैसे मतलब जहां तक के जो है हर ब्लाइंड को सोचना चाहिए, जो डेवलप हो चुके हैं, हर किसी को सोचना चाहिए कि हमने कैसे दिन गुजारे थे पहले ब्लाइंड स्कूल्स में, और किस तरह से मतलब जो है ना हमारे और लोग जो थे उनकी क्या पोजीशन रही थी। तो हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ब्लाइंड्स के लिए कुछ ना कुछ जो है ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कभी जब आपका बॉलीवुड से काफी लोगों के साथ आप बातचीत होती है, तो कभी किसी ने आपसे ये पूछा कि यार कोई ऐसी फिल्म बनाए जिसमें जो ब्लाइंड है
उसके कैरेक्टर को सही से हम दिखाएं, लोगों को मैसेज कन्वे करें। जैसे स्पर्श मूवी थी, वो तो बहुत पहले आई थी, खैर अभी बर्फी आई थी, जब ब्लैक आई है। इस बार कभी ब्लाइंड के ऊपर फिल्म बनाने से रिलेटेड भी कभी बात होती है किसी डायरेक्टर एक्टर से? देखिए, ये मैं खुद करना चाह रहा हूँ। मैंने जो है ना एक अपना मतलब प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड किया है, एफएल एंटरटेनमेंट, और मैं खुद जो है चाहता हूँ कि हर साल 2 साल में एक फिल्म ऐसी बने जिसमें ब्लाइंड को किसी में राजा दिखा दो, किसी में सीएम दिखा दो, किसी में एडवोकेट दिखा दो, किसी में होटेलियर दिखा दो, किसी लड़की को क्वीन दिखा दो, किसी लड़की को जो है ना जर्नलिस्ट दिखा दो। और मतलब जो मतलब ब्लाइंड्स को मतलब समझ लो कि सोसाइटी में एक स्टेटस दिलवा सके, ऐसे रोल्स, ना के जो है मोहरा, राम तेरी गंगा मैली और इस तरह के जो है रोल्स जो ब्लाइंड को रोड क्रॉस करवाने वाले, वो जो ऑल काइंड ऑफ, कि भाई एक्चुअली ब्लाइंड को सपोर्ट करने वाले लोग जो है ना 100 में जो है मतलब 10 होते हैं। उसमें आप जो है नसरुद्दीन शाह को अगर कोई देखेगा तो मोहरा में डेफिनेटली जो है ना उसमें 8 खत्म हो जाए। कोई लड़की नहीं जो है ना हाथ पकड़ के किसी ब्लाइंड लड़के को क्रॉस करवाए। बिल्कुल। तो इस तरह के रोल्स नहीं करने चाहिए। मैंने उसको अपोज किया है कई बार जी। तो हम भी इस पे इस मुहिम में लगे हुए हैं, और हम एनुअली हम एक प्ले करते हैं डिसेबिलिटी को लेके अपनी कन्वेंशन में, और हमारे लिस्ट प्ले भी है, चाहे मैट्रिमोनियल में क्या प्रॉब्लम्स आती है लोगों के एटीट्यूड को लेके। तो ये भी एक अच्छी बात है डॉक्टर साहब, अगर आप इसमें कामयाब होते हैं। बहरहाल आप खुद करना चाहते हैं, इस बारे में आपकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती है उनसे कभी? दोस्तों, एक मुलाकात में आज हम सुन रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत को, एक बहुत ही खास डॉक्टर समीर मंसूरी, जो आपकी और मेरी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे टीवीज में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आए हैं। टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण हम सब तो यहाँ नहीं ला सकते, पर चलिए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के कई सितारों की बीमारियों पर काबू रखने के पीछे किनका हाथ है? कौन है वो जो खुद नेत्रहीन होकर कई लोगों की जिंदगियों में उजाला लाते हैं? इन्हें सेलिब्रिटी डॉक्टर भी कहा जाता है। आइए हम मिलवाते हैं उनसे। अभिनेता सलमान खान, ऋतिक रोशन, हरमन बावेजा, विवेक ओबराय के साथ नजर आने वाले हैं डॉक्टर समीर मंसूरी, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। भले ही वो नेत्रहीन हो, लेकिन अपने इलाज से कई लोगों की बीमारियों को दूर किया। आम जनता के ही नहीं, बल्कि ये स्टार्स के चहीते बॉलीवुड के नामचीन निर्देशक सुभाष घई भी हैं इनके बड़े फैन। जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर, वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं, और वो नेत्रहीन हैं, लेकिन बहुत गुणी हैं, क्योंकि उनकी दवाओं से हमारे परिवार के कई सदस्यों को बहुत फायदा हुआ है। दरअसल डॉक्टर समीर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो लोगों की नब्ज देखकर ही बीमारी बता देते हैं, और इस बीमारी को दूर करने के लिए देते हैं एक परफेक्ट मेडिकेशन। अभिनेता कुमार गौरव भी इनके इस आयुर्वेदिक मेडिकेशन से दूर नहीं रह पाए। कुमार जी जब मेरे पास आए तो मुझे लगा कि उनकी स्किन ट्रीटमेंट जरूरी है, तो उस हिसाब से हमने उनका स्किन ट्रीटमेंट किया और उसका चर्चा हुआ। देखिए क्या है कि किसी भी मरीज के बारे में जब हम उसका इलाज करते हैं तो उसकी मतलब सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। डेफिनेटली उनका इलाज हुआ है, लेकिन किसी भी मरीज के बारे में, सपोज कि अगर मैंने आपका इलाज किया है और अगर मैं उस बात को अगर जाहिर करूं तो वो बात मुनासिब नहीं होगी। सलमान जी हैं, ऋतिक जी हैं, हरमन जी हैं, और कुमार गौरव और सुभाष जी हैं, सारे भी मतलब जितने भी मरीज वो हमारे इलाज से गुजर चुके हैं। चाहे वो दूसरे सितारों पर बोलने से बचें, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। और साथ ही डॉक्टर समीर के हौसले को देखकर फिल्मी सितारों के साथ साथ अब शायद आपके भी ये चहीते डॉक्टर बन गए होंगे। कुरंजन, लाइव इंडिया, मुंबई। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ।
नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। डॉक्टर साहब, कोई एक जिंदगी में एक ऐसी मोमेंट जिसने आपको बहुत खुश किया, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ? मुझे मतलब सबसे ज्यादा खुशी जो है ना, ये प्रिंसेस इंडिया कॉन्टेस्ट जब मैंने किया ना, उसके बाद जो है जो मतलब लोगों से अप्रिसिएशन मिला, और ऑफ कोर्स जो मतलब जितने भी लड़कियां थे सबको खुश देखा ना, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वाकई में मैंने तो सिर्फ सोचा था कि मैं मतलब समझ लो ये करूंगा। जब ये फर्स्ट राउंड हुआ और मतलब समझ लो कि जब जो है लड़कियों ने कहा कि जो है हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है ब्लाइंड स्ट्रीम की वजह से, वो मतलब एप्रिसिएशन जो था उससे मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिली है। और इसके उलट अगर मैं जानना चाहूं कि एक बहुत ही दुखदायक या बहुत टची मोमेंट आपकी जिंदगी की। लाइफ में वैसे तो दुखी दुख रहे हैं पहले, अभी इतने मतलब परेशानियों से गुजरे हैं कि मतलब क्या बताएं। एक बार जो है ऐसा हुआ था कि मतलब समझ लो कि जो है जहां तक कि मैंने मसाज की बात की ना आपसे जी, उससे पहले मैंने सोचा था कि मतलब क्या मैं मसाज कर लूं, और मुझे एक ऐसा इंसान मिला था कि जो मुंबई में है होटल सी प्रिंसेस 4 स्टार है जी, और वहां का एक हेयर ड्रेसर मिला था। तो वो बोले अगर आप मसाज जो है ना अगर कर सकते हो तो आपको मैं जॉब दिलवा सकता हूँ। तो उसने मुझे बुलाया था, मैं गया। सुबह 10 बजे जो है जब मैं अंदर जा रहा था स्ट्रीट पे, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, साइड में रोक लिया वॉचमैन ने और काम पूछा। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई बाबू को बुला दो। बाबू आया, मिल के गया और बोला मैं अपने सेठ से बात करके आता हूँ। तो ओनर जो मतलब था उससे बात करने वो गया। 10 बजे से मैं जब खड़ा था वहां पर एक झाड़ को सपोर्ट लेकर के, तो मुझे प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये बाबू आ जाएगा बाहर और मतलब समझ लो कि जो है मैं अगर पानी पीने, चाय पीने या खाने गया हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी चले जाएगी। तो मैंने सुबह 10 बजे से लेकर के एक ही जगह खड़े रह करके भूखे प्यासे शाम के 7 बजे तक उसका इंतजार किया। और जब वो वापस आया तो ये खबर लेकर के आया कि मतलब हमारे जो ओनर है अशोक गुंडेजा, वो जो है आप ब्लाइंड होने की वजह से और साथ ही साथ आप मुस्लिम भी हो तो आपको इनकार कर रहे हैं जॉब के लिए। तो वो दिन मेरे लिए मतलब बीइंग ब्लाइंड बहुत ज्यादा जो है दुखद रहा समझो। तो डॉक्टर साहब आपके फेवरेट स्टार कौन है बॉलीवुड में? फेवरेट स्टार्स मेरे मतलब समझ लो कि पुराने अगर जो है स्टार्स की बात करूंगा तो राजकुमार, नए स्टार्स की बात करूंगा तो आमिर खान। खुद भी आपने शौक था कि मुझे भी एक्टिंग करनी है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि जो चीज पॉसिबल नहीं हो मैं कभी नहीं सोचता हूँ। सपना वो देखा जाए जो साकार किया जा सके। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी आपने आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ के बारे में, क्या वहां भी आपको कुछ चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो हर जगह रहे हैं ना। तो
अभी आप मैरिड हैं? था, अभी नहीं हूँ। तो क्या जो आपकी शादी का जो भी आपकी सेपरेशन रही, क्या ब्लाइंडनेस आड़े आई या ये कुछ और रीजंस थे? नहीं, कुछ और रीजंस थे और मतलब उसको अगर शेयर नहीं करूं तो अच्छा है। जी, वो मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा उसके लिए। नहीं, क्या होता है कि जब आपकी शादी किसी ब्लाइंड से हुई होती है और मतलब जब डिस्टर्बेंस आता है तो उसको शेयर नहीं करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे एक वर्ड से जो है किसी को मतलब कुछ नुकसान हो। जी, आपकी वाइफ ब्लाइंड थी आप बता रहे हैं? या जी, तो अभी डॉक्टर साहब जो आप पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए। जी जी, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ पे हम आ जाते हैं दोबारा। तो अभी प्रिंसेस इंडिया का जो अगला राउंड है कब है? मोस्टली हमारा इरादा जनवरी में करना है। उसमें क्या दो ऑप्शन है हमारे पास, ऋतिक रोशन और आमिर खान। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी रहे, मतलब जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, उनमें से आमिर या ऋतिक। तो उसकी पिक्चर आ रही है काबिल, तो शायद जो है ऋतिक या आमिर उनसे मीटिंग हो जाए और इंशाल्लाह अगर ये सेलिब्रिटी तय हो जाए तो जनवरी में हमें करना है। जी, तो अभी आप किस किस चीज की ट्रीटमेंट दे रहे हैं? आपके प्रोफेशन पे दोबारा आ जाते हैं। अभी मेरा फोकस मतलब समझ लीजिए कि एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट फेस और हेयर पे है। और मैं मतलब ये इंटरनल जो मतलब सप्लीमेंट्स जो मैं देता था, आयुर्वेदिक पल्स रीडिंग वगैरह, मैंने सब छोड़ दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे 4-5 सेंटर्स जो है ना मैं डेवलप कर दूं तो मैं मेंटली रिलैक्स हो जाऊंगा। प्रोडक्ट बनते रहेंगे, स्टाफ अपना काम करते रहेगा और मैं थोड़ा वर्ल्ड वाइड जो है मतलब ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ अपने एनजीओ को लेकर के। थोड़ा मैं कॉन्शियस हूँ, डेवलप करना है। और ये जो प्रोडक्ट्स अभी जो तैयार हुए हैं वो ऐसे हैं कि इंशाल्लाह उससे अर्निंग भी काफी अच्छी होगी और डेफिनेटली जो है इसमें क्या मेरी प्रेजेंस की जरूरत जो है कम रहेगी आगे चल के। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 ही लोग, इसको बढ़ाने का आपने सोचा नहीं कि और लोगों को जोड़ा जाए? देखिए, मुझे अगर और ऐसे पॉजिटिव लोग लगेंगे कि मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लाइंड्स के फायदे के लिए मतलब जो है किसी तरह की कोई जो है आर्गुमेंट नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जोड़ूंगा। मैं मतलब ये चाहता हूं कि मतलब मैं मतलब इन सब चीजों को लेकर के इतना कॉन्शियस हूं कि मुझे जो है ना कोई रुकावट नहीं चाहिए कोई भी काम करने में। तो पॉजिटिव लोगों को डेफिनेटली जोड़ूंगा मैं, लेकिन अभी जो 3 हैं हम लोग जो है कभी माशाल्लाह किसी तरह का कोई हमारे डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली देखते हैं आगे। जी, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चलाते हैं? एक आपने फ्लाइंग का बताया जो आपने किया अभी, कुछ और अभी आपके जहन में है? कुछ आपने जो इसके ऑब्जेक्टिव्स फाइनल किए हुए हैं, हमने इस दिशा में काम करना है? देखिए, हमने मतलब पहले मतलब एक 2011 में एक प्रोग्राम किया था अहमदाबाद में कि हमने मतलब जो है एक मॉडल और एक ब्लाइंड लड़की ऐसे रैम वॉक करवाया था इन 2011 और उसमें भी चीफ गेस्ट हमारे सुभाष घई साहब थे और मॉडल्स थे विवाना सिंह, और उस टाइम पे एक सोफिया हयात करके थी, वो ज्यादा चल रही थी। और हमने अभी इंटरनेशनल वुमेन डे इसी साल 8 मार्च को अहमदाबाद में एक प्रोग्राम किया था जिसमें पूरे गुजरात से जो ब्लाइंड लड़कियां हैं सिंगर्स, उनकी कंपटीशन करवाई थी। और साथ ही साथ जो है हमने 18 जो महिलाएं हैं अहमदाबाद के, बल्कि गुजरात के, नॉर्मल, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई एडवोकेट,
कोई एमएलए, इस तरह के मतलब फीमेल्स को हमने अवार्ड देकर करके सम्मानित किया था। और उसमें भी सुभाष घई साहब थे। सुभाष घई साहब हमारे ऐसे दोस्त हैं कि अगर मैं उनको बोल दूं कि ये प्रोग्राम में आपको आना है तो मतलब पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद जब होटल में हम बैठते हैं बात करते हैं तब पूछते हैं कि बताइए मैं आ गया हूँ, आप मतलब है ना किस तरह का जो है प्रोग्राम है, कितने बजे है। तो मतलब उनको भरोसा है मैं जो कुछ भी करूंगा ऐसा करूंगा जो डिफरेंट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल लिसनर्स की ओर से आए थे। एक सवाल ये था कि आपने मिस प्रिंसेस चुना, ये मिस्टर प्रिंसेस को छोड़ दिया आपने, तो क्या इसके बारे में कुछ प्लानिंग है? और एक सवाल ये था कि एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी मीडिया की, इसमें आपने कहा था कि ज्यादातर हमें इजाजत नहीं होती है कि एक्टर्स जिसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं उनके नाम को डिस्क्लोज करें। जो दूसरे वीडियो में कुछ एक्टर्स का जिक्र आता है, तो ये आपका पर्सनली व्यू था या एक्टर्स की ओर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं? आप ले ज्यादातर एक्टर्स जो है ये नहीं चाहते हैं कि उनकी बीमारियों को डिस्क्लोज किया जाए। तो मीडिया बहुत पूछता है तो थोड़ा सा जो है बताना पड़ता है। बाकी मीडिया जब पूछता है इनका क्या इलाज किया है तो मैं टाल जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक मतलब सीक्रेसी होती है, प्राइवेसी होती है। जैसे अगर मैं आपका इलाज करूं और सरेआम उसकी पब्लिसिटी करूं कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम था ये सॉल्व किया, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगे। प्राइवेसी मतलब समझ लो कि आपके पास हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं, दोनों से आप अलग अलग बात करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक ही बात दूसरे को नहीं करते हैं, वही डॉक्टर बन सकता है। जी, और दूसरा सवाल था मेरा मिस्टर प्रिंसेस को लेके। हाँ, ये जो है ना, जैसे हाँ प्रिंस इंडिया डेफिनेटली करेंगे। अभी ये एक कॉन्सेप्ट जो है मतलब हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली जो है ये विचार मेरे दिमाग में डेफिनेटली है और इसको भी डेफिनेटली करना ही है, क्यों नहीं करेंगे। जो लड़के पूछ रहे थे, जो लिसनर्स थे, आप मुतमईन रहिए, जल्दी आपको मिस्टर प्रिंस भी बनाया जाएगा। डेफिनेटली ये मतलब समझ लीजिए कि जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ना हो जाए, और उसके बाद जो है अगर समझ लीजिए कि ये मेल्स के लिए मैंने सोचा ही है कि एक प्रिंस इंडिया कॉन्सेप्ट किया जाए। डॉक्टर समीर मंसूरी क्या अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो फिर बाद में कोई एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है इतना करके। इतना करके नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या पैगाम रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? देखिए, आपके लिसनर्स के लिए तो मैं इतना कहूंगा, तो मतलब ब्लाइंडनेस को लेकर के कोई भी इंसान जो है ना डिप्रेस ना हो, क्योंकि ऊपर वाला जो है ब्लाइंड्स के साथ मतलब कुछ ऐसे मतलब विजन को छोड़ के मतलब बैठा हुआ है जिसको सिर्फ जो है बाहर आना बाकी है। तो इंसान जो है ना मतलब वाजिब सपने देखें और उसको साकार करने की कोशिश करे और दिल से करे। देखो क्या होता है कि जब इंसान जो है ना कुछ बनना चाहे तो उसके पीछे मेहनत करे। जैसे हम जब स्ट्रगल करते थे अपनी लाइफ में, तो बाय रोड जो है अहमदाबाद से मुंबई रात का सफर करके जाते थे, पूरा दिन काम करते थे और बाय रोड दोबारा वापस आते थे, 1 सेकंड सोने का मौका नहीं मिलता था। तो मतलब डेफिनेटली जो है ब्लाइंडनेस हमारी जो है एक कमजोरी है, लेकिन उसको कमजोरी के बजाय जो है हम उसको अपनी ताकत बना लें और कोशिश ये करें कि मतलब लाइफ में जो है अपने आप को जब तक के बनाए तब तक के चैन ना ले, चैन से मत बैठे और कोशिश करते रहे और डेफिनेटली कामयाबी मिलती है। क्योंकि ब्लाइंड का जो रीजन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इतना परफेक्ट होता है कि वो नॉर्मल सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकता है। आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए, मैं अल्लाह पे विश्वास रखता हूँ, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है।
आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट मैं किसको देना चाहिए? मैं ऊपर वाले को ही दूंगा, अल्लाह को ही दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। और मेरे गुरुजी ऑफ कोर्स, जिन्होंने मुझे मतलब जो कुछ भी नॉलेज दिया, सिखाया, बाकी उसके अलावा खुद मेहनत की है। एक चीज ऐसी आप लाइफ में बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं और वो अभी तक हुई नहीं है। शिद्दत से करना चाहता हूं और वो हुई नहीं है। एक्चुअली जल्दी से जल्दी ऊपर जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सब कुछ करने के बावजूद भी जो है इस दुनिया में ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, जो अभी तक नहीं हुआ है। जब चला जाऊंगा तब हो जाएगा सब कुछ। तो ये तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो किसी भी हालत में। हम इतनी जल्दी आपको फारिग नहीं करेंगे कि आप अभी अपना काम छोड़ दें। तो बड़े अरसे बाद एक शख्स मिला है जो जिसकी पूरा फोकस डिग्निटी पे है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, और तौर पे भी आपके गोल्स को कह लीजिए कि फॉलो करता हूं और मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, आप काफी इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटी हैं, तो क्या कभी किसी पॉलिटिशियन की ट्रीटमेंट की है? क्योंकि और क्या आपका कभी पॉलिसी मेकिंग में भी आने का शौक है? देखिए, पॉलिटिशियंस की ट्रीटमेंट तो काफी मतलब जो है किए हैं। अभी ऐसा है कि मतलब अगर उनका नाम लूंगा तो वो अभी मतलब जो है सत्ता पे है, तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पता तो है आपको कि वो लोग जो है दुश्मनी के बाद क्या करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मेरा इरादा जो है ऐसा है कि पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है मतलब सही लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं ना तो दुनिया का भला कर जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं जो सिचुएशन देखता मेरा ये सवाल था कि क्या जैसे अभी हमारा आरपीडी बिल है या राज्यसभा में हम मान करते हैं कि 2 सीटें डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए भी होनी चाहिए जैसे बाकी सेक्टर्स को मिलती है, तो क्या कभी कोशिश की आपने उनको इन्फ्लुएंस करने की कि आप इस दिशा में भी ध्यान दें और डिसेबिलिटी सेक्टर की ओर भी? नहीं, मैं मतलब अभी तक तो मैंने कोशिश नहीं की है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो है राजनीति में जो है अगर समझ लीजिए कि जो है ब्लाइंड एंटर करे, तो मतलब मैं अगर पर्सनली अगर जो है राजनीति में जाऊंगा तो अपने ब्लाइंड जो है ना दोस्तों का भला करने की सोच के जाऊंगा, और जो है मेरी कोई उसमें वो नहीं है, समझो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसको खत्म करूंगा अभी इंटरव्यू। कुछ और आप कहना चाहते हैं जो छूट गया हो? नहीं, बस इतना काफी कुछ कह चुका हूं, और सारे मतलब जितने आपके श्रोता हैं सबके लिए मेरी बेस्ट विशेष है। और मैंने जो मेल आईडी दिया है ना उस पे आप जो है मतलब जैसे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट किए हैं सोच करके, अगर कोई नई चीज जो है दिमाग में आती है, और डेफिनेटली मतलब क्या होता है कि पता नहीं किसका दिमाग क्या काम कर जाए, कौन सा आइडिया जो है हम आगे यूज कर लें और उससे जो है ब्लाइंड्स का फायदा हो जाए, तो डेफिनेटली मुझे शेयर करें आप मेल पे। मेरा मेल आईडी gandhiji500@yahoo.com एंड gmail.com। तो बस इतना ही। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अपना आपने कीमती समय दिया। आप बिजी रहते हैं काफी, फिर भी आपने एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने बहुत फ्रैंकली बात की है। फ्रैंकली बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपने, चाहे कम्युनिटी के लिए बात हो चाहे लोगों के नजरिए की बात हो, आपने सब कुछ बहुत फ्रैंकली कहा है, और अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सो लिसनर्स, ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर मंसूरी, जो कि एक वाहिद शख्स है जो डिग्निटी को लेकर बहुत कॉशियस है ब्लाइंड की, और मैंने पहले भी इनके बारे में बताया, ये काफी फेमस है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इलाज करते हैं, और अभी कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को, ट्रीटमेंट को सिखाना भी चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जहाँ उनके सुझाव हैं, आप उनसे उनकी आईडी पर सीधा राब्ता कर सकते हैं। मैं फिर अगले सप्ताह आऊंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ और आप उनसे मुलाकात होगी। बहरहाल आज इतना ही, अगला शो बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया शो में बने रहने के लिए। अपना फीडबैक जरूर दें www.radioudan.com पर, जहाँ फेसबुक पे आप रेडियो उड़ान पे हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। बहरहाल मुझे यानी दानिश महाजन को इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।